बादब मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। कोरोना का ड्राई रन हुआ, लोगों को थोड़ी सी राहत मिली इस खबर से। हालांकि सोशल मीडिया पे इसे लेकर भी तरह तरह की बातें की गई, नेताओं पर फप्तियां भी कसी गईं, लेकिन ड्राई रन हुआ, पूरे देश भर में हुआ। इसके नतीजे क्या होंगे, लेकिन थोड़े लोगों को राहत इस बात की है कि चलिए कोरोना वैक्सीन आएगी, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं, अधर में है, किसे मिलेगी किसे नहीं मिलेगी। इस बीच बंगाल में जाति तापमान उफान पर है। ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, सांसद भी हैं, उनके एक मित्र हैं, उनके ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा। क्यों मारा, किन वजहों से मारा, वजह जेन्युइन है या फर्जी, इस पे कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन पशु तस्करी के मामले में उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। जाहिर है कि इसमें सियासत ज़्यादा नज़र दिखाई दे रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की नीयत बार बार इस तरह के मामलों में से झलकती है कि वो अपने सियासी दुश्मनों को मात देने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं। चाहे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, ईडी और सीबीआई का लगातार खेल चलता रहा है, तो इसे भी सियासत से ही जोड़ के देखा जा रहा है। इस बीच कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन भी जारी है। केरल में बहुत हील हुज्जत के बाद राज्यपाल ने वहां विधानसभा का सत्र बुलाने की इजाजत दी। केरल विधानसभा में कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया, और दिलचस्प ये है कि भाजपा के इकलौते विधायक ने भी इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। जाहिर है कि इससे थोड़ी किरकिरी तो जरूर हुई भाजपा की। और अगर आपको याद हो, पिछले साल शाहीन बाग का जब प्रदर्शन चल रहा था, तो एक 17 साल के युवक कपिल गुर्जर ने गोलियां वहां चलाई थी। अब वो भाजपा के सदस्य बना लिए गए, लेकिन फिर अचानक इल्हाम हुआ भाजपा को, और उसकी सदस्यता निरस्त कर दी गई। सदस्यता क्यों दिलाई गई, ये हम सब लोग जानते हैं। सदस्यता क्यों निरस्त हो गई, इसके पीछे की अपनी कहानी है। लेकिन इस बीच जो मध्य प्रदेश में जो घटा, वो सुर्खियों में बना हुआ है। अभी भी बहुत सारे सवाल कि मध्य प्रदेश की घटनाएं विचलित करने वाली हैं। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। हम आपसे एक गुजारिश और कर रहे हैं कि बादब मुलाहजा को आर्थिक सहायता करें, ताकि हम और भी मजबूती से जन सरोकारों की पत्रकारिता कर सकें। Doon Valley Homestay, Dehradun. It is situated in the lap of mountains, lake, and serenity. We are now open for bookings. You can give us a call or message us. बहुत सारी खबरों के बीच मध्य प्रदेश सुर्खियों में बना है। सुर्खियों में है तो इसकी वजह भी है। वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, या उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर मध्य प्रदेश सुर्खियों में नहीं है। सुर्खियां मालवा क्षेत्र में, इंदौर, उज्जैन जैसे शहरों में भगवा गुंडों की गुंडे को लेकर है, पुलिस को भूमिका को लेकर है और सरकार को लेकर है। दरअसल भगवा गुंडों ने जिस तरह का आतंक और दहशत मालवा के क्षेत्र में मचा रखा है, उस सरकार की नीयत
सरकार के एजेंडे, पुलिस और प्रशासन और पूरे तंत्र पे बहुत सवाल खड़े करते हैं, और सवाल खड़े करते हैं उन शामिल बाजा पे जो पाकिस्तान में घटी एक घटना पर तो सवाल उठाते हैं, उस पे तो घंटों खबरें चलाते हैं। दिलचस्प ये है कि वो खबरें पाकिस्तानी मीडिया चलाती है कि पाकिस्तान में एक हिंदुओं के मंदिर पे हमला हुआ, वहां तोड़फोड़ की गई, जिसे भारतीय मीडिया भी या शामिल बाजा भी दिखाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की घटनाओं को ब्लैक आउट कर देता है। ये सांप्रदायिकता खतरनाक है। जिस तरह से परिभाषित किया जा रहा है, जिस तरह से चैनल या शामिल बाजा या गोदी मीडिया चीजों को दिखा रहे हैं, इससे नफरत का माहौल पैदा हो रहा है। और शायद यही वजह है कि भगवा गुंडे मध्य प्रदेश में खुलेआम गुंडे कर रहे हैं और सरकार चुपचाप तमाशाई बनी हुई है। भगवा ब्रिगेड के आतंक से अब तो खबरें ये आ रही कि उस क्षेत्र से लोग पलायन कर रहे हैं। पता नहीं, अब याद करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, ज्यादा दिन नहीं हुए, एक आध साल पहले झारखंड चुनाव के वक्त के कपड़ों से हम देख लीजिए को कौन लोग हैं जो दंगे कर रहे हैं, जो दहशत फैला रहे हैं। पता नहीं मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री को कुछ दिखाई दिया या नहीं, कपड़ों से उन्होंने पहचान की या नहीं। पहचानना चाहिए कि वे कौन है जो उनके नारे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास पर पानी फेर रहे हैं। कपड़ों से पहचाना क्या प्रधानमंत्री जी आपने? ये सवाल तो उनसे पूछा जा सकता है, लेकिन पूछेगा कौन? मीडिया तो शामिल बाजा बना हुआ है। पाकिस्तान में इस तरह की घटना हो, इस पे निंदा की जानी चाहिए। और पाकिस्तान को तो अपना एतराज जताया है हिंदुस्तान के लोगों, विदेश मंत्रालय ने, भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में इस घटना के खिलाफ आक्रोश और गुस्सा जताया। लेकिन मध्य प्रदेश में जो घटा, जो कुछ भी देखा हम तमाम लोगों ने, उस पर भारतीय केंद्र सरकार ने किसी तरह का गुस्सा तक नहीं दिखाया। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वहां एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई, पुलिस ने 26 मुसलमानों को गिरफ्तार किया, वहां की मीडिया की रिपोर्ट है। ये जानकारी इसलिए देनी जरूरी है कि भारतीय पुलिस और पाकिस्तानी पुलिस का फर्क देखिए कि वहां 26 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, इन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ की। मीडिया ने घटना की लगातार रिपोर्टिंग की, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट की वो नोटिस भी है, वो प्रेस रिलीज भी है, जिसमें इसका संज्ञान लेकर इस पे सुनवाई की बात की गई है। एक धर्मनिरपेक्ष देश भारत के मध्य प्रदेश के में मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस ने मुसलमानों को गिरफ्तार किया, उन पे रासुका लगाया, मीडिया चुप है, तमाशाई बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। अपराधी सभी देश में होते हैं, सभी देशों में अपराधियों को सजा भी दी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद या 2014 के बाद से भारत में अपराधियों को दंड नहीं दिया जाता है। मॉब लिंचिंग करने वालों को सजा नहीं दी जाती है, उन्हें माला पहनाया जाता है। इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या करने पर उस जमानत पर छूट के आए हत्यारे की जयकारा लगाई जाती है। एक निरपराध व्यक्ति को कहा कि हत्यारे को राष्ट्रीय झंडा से, की मौत के बाद उस हत्यारे पे राष्ट्रीय झंडा से उसके शव को लपेटा जाता है। तो ये धर्मनिरपेक्ष भारत की कहानी है। और पीड़ित को यहाँ सताया जाता है, और इसका आधार बनता है व्यक्ति का नाम क्या है। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था, कपड़ों से पहचाना जाता है, दाढ़ियों से पहचान होती है, उनका नाम से पहचान होती है। तो मजहब, नाम, धर्म, पहनावे की वजह से उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है।
इसलिए नहीं कि वो अपराधी, इसलिए कि वो एक खास धर्म का होता है, यानी वो मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी मकसद को पूरा करने के लिए हमें मजहबी घृणा और विद्वेष की एक अंतहीन गुफा में, एक अंतहीन और अंधेरी गुफा में लिए जा रही है, और हम तम सब लोग चुपचाप इसका तमाशा देख रहे हैं। देश के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है। आप जितनी भी मुखालफत कर लें, 20 करोड़ लोगों के खिलाफ इस तरह की घटनाएं या इस तरह का माहौल बनाना समाज के लिए अच्छा नहीं है। और हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप करने के बजाय बहुत ही चालाकी से इसे एक तरह से बढ़ावा देती है, प्रेरित करती है। हालांकि मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने फैसले भी सुनाए, लेकिन मान कौन रहा है उसे, और नहीं मान रहे तो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट इस पर चुप क्यों है? अगर इस नफरत को रोका नहीं गया, हमारी आने वाली नस्लों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान में एक मंदिर को क्षति पहुंचाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया, जांच कमेटी बनाई और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 5 जनवरी को है। दंगाइयों से निपटने के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं। दंगाई चाहे यहाँ के हों या वहाँ के हों, दंगाई होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन दंगाइयों से निपटने का काम पुलिस का होता है, प्रशासन का होता है, सरकार का होता है। प्रधानमंत्री जी, कपड़ों से इन्हें भी तो पहचानिए, नहीं तो कभी इकबाल की वो पंक्तियां याद आ रही हैं। फिर कह रहा हूं कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये समझना जरूरी है, लेकिन समझे कौन? देश और समाज को बचाना है तो हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ऐसे तमाम भगवा आतंकवादी हों या किसी भी मजहब के आतंकवादी हों, दंगाई हों, उनके खिलाफ तन कर खड़े हों। अगर सरकार उनका साथ देती हो तो सरकार के खिलाफ भी तन कर आवाज उठाए और कहें कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दंगाई बहरहाल दंगाई होते हैं, वो देश और समाज का ही नुकसान पहुंचाते हैं। सरकारों को उन पे लगाम लगानी चाहिए, चाहे वो दंगाई किसी भी धर्म के हो। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, और हम तमाम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को बार बार झंझोड़े, उठाए, बताए तो कार्रवाई करें।